नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आज मई सीरीज का पहला कारोबारी दिन और सीरीज की शुरुआत सकारात्मक हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पा रहा है। और आज की अगर हम दायरे की बात करें तो 22,620 पे खुला निफ्टी, 22,620.40 का ही वही हाई रहा और उसके बाद से काफ़ी देर तक हरे निशान में रहने के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया और 22,490 का निफ्टी में लो लगा है। 22,504 ये मौजूदा स्तर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, ये एक अच्छी बात है और इसी वजह से भले ही लार्ज कैप शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1407 शेयर ऐसे हैं इस समय NSE पर जो बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 997 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल और IT चमक रहे हैं, वहाँ पर रफ्तार देखने को मिल रही है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए और ये बाजार का जो उतार चढ़ाव का मौसम है ये कब तक चलेगा? क्या चुनाव तक बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, चुनावी नतीजों तक? इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और दो खास मेहमान होंगे। शुरुआती आधे घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे ज्यूज फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी और बड़ी संख्या में दर्शक उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और 1:30 बजे से हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए। सबसे पहले तो गौरांग जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आभार, अभिनंदन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और सबसे पहले तो बाजार पर ही एक छोटी सी टिप्पणी जानना चाहेंगे। क्या ये मान के चलें कि अभी जब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते हैं या फिर अभी तक तो बहुत बड़ा सरप्राइज नतीजों में नहीं मिला है? हाँ, कुछ एक सेक्टर, कुछ एक शहर ऐसे रहे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, वरना जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उसके आसपास या थोड़ा उससे ऊपर रहे हैं। तो अब बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। जब आजाद भारत के इतने साल गुजर चुके हैं तो मेरे ख्याल से ये दूसरी बार है कि इतना लंबा चुनावी माहौल हमारे भारतवर्ष में होगा। जी। और जिस तरह की परिस्थिति है, चौथी तिमाही के आंकड़े हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ खाड़ी में जो संकट है उसका निर्णायक तरीके से कोई अंत अभी तक सामने नहीं आया है। गर्मी के मौसम में प्रकोप, पारा बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका असर खाने पीने के पदार्थों में, कृषि क्षेत्र में और महंगाई दर में किस प्रकार से पड़ेगा। 1 जून को निर्णायक तरीके से चुनाव खत्म हो जाएंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर सरकार गठन होगी और फिर सबको अपने अपने कार्यालय मिलेंगे और फिर कामकाज शुरू। और हमारा मानना ये भी रहा है विपुल जी। कि हमने एक अच्छा ऊपर की तरफ का दायरा तय किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और जब इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने हो तो उसके पहले अगर हम थोड़ा बहुत हमारी जो बढ़त है उसको गवा भी देते, मुनाफा वसूली की चपेट में आए या फिर गोरे अपने माल बेचने की बात करे या फिर कोई दूसरी तरह की खबर आए, परिस्थिति आए, समाचार आए और उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया हो, तो ये शायद चुनाव के बाद का जो ऊपर की तरफ का दायरा है वो देखने में, महसूस करने में और अनुभव करने में मेरे ख्याल से एक अलग आनंद आएगा। अगर अभी से ही आप वो पूरा ऊपर की तरफ का पड़ाव तय कर लेते तो उसके बाद क्या होगा, तो ये एक प्रश्न मेरे मन में आता है और शायद एक जो उसका उत्तर है वो यही है कि अभी बाजार थोड़ा दायरे बंद रहे, मुनाफा वसूली की चपेट में आए और फिर हम ऊपर की तरफ के दायरे शुरू करें। जी, चलिए, तो ये फिलहाल रणनीति बाजार पर निकल करके आती हुई और दायरे में रहता है बाजार तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जायज़ भी है। चलिए, राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव कोहली जी आज के हमारे पहले दर्शक। राजीव जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार विपुल जी, नमस्कार गौरांग सर। नमस्कार सर, गौरांग जी सुन रहे हैं आपको और बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं सर, गुरुग्राम से बोल रहे हैं सर। रेगुलर देखते हैं सर आपका प्रोग्राम और थैंक यू काफी सर। अच्छा लगता है, काफी इससे हमको हेल्प भी बहुत मिलती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप जैसे लोग ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास उज्जीवन बैंक के 500 शेयर हैं सर, ₹1 के हिसाब से, जी। और लंबे समय का नजरिया है, तो क्या मैं इनको और खरीद सकता हूँ? आपने किस भाव में लिए हैं? 51 पे? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। अभी एक दो स्मॉल फाइनेंस के नतीजे आए हैं हाल फिलहाल में, तो वो बहुत उत्साहजनक नहीं थे आपने, लेकिन अच्छी बात यह कि आपने 51 पे लिया हुआ है और अभी 53 पे है, तो 1-2 रुपये आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर सकारात्मक रुख देखने को मिला था, लेकिन तब भी टारगेट बहुत ऊपर के नहीं है। लेकिन अब पूछते हैं, क्योंकि रैली एक बार काफ़ी आ चुकी है,
यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए सर? स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के क्या व्यू है? अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कुछ एक और भी लिस्टिंग भी देखने को मिली और बीच में एक थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिला था। स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के आपका क्या व्यू है, और अगर आप उज्जीवन ट्रैक करते हो तो? कोहली जी को भी नमस्कार हमारे तरफ से और शुभ दिन। तो एक चीज, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों की सकारात्मक बात यह है विपुल कि इनकी जो रिपेमेंट की रन रेट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो वापस आने की रन रेट है, वो 90% के पार है। इसका कारण यह है कि ये जो ऋण देते हैं, लोन्स देते हैं, वो बहुत ही छोटे टिकट साइज के होते हैं और उसके कारण लोग जो लोन लेते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से उसका रिपेमेंट और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कर पाते हैं। और आने वाले समय में हमारा अनुमान ये कहता है जियोजित में कि ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड निरंतर आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, जिससे लोन बुक ग्रोथ होगी। ब्याज दरें स्थिर है और शायद महंगाई दर ने ज्यादा परेशान नहीं किया, तो आने वाले कुछ समय में आपको ब्याज दरों में कटौती भी होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये आने वाला भविष्य हमें बताएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है और 64 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। जी, चलिए इस बीच जरा दीप्ति भारद्वाज जी का प्रश्न ले लेते हैं। यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने भेजा हुआ है। दीप्ति जी कह रही हैं, विपुल सर और गौरांग सर को मेरा राधे राधे। आपको भी राधे राधे मैम। कह रही मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर इन्होंने 68 शेयर ले रखे हैं 233.61 रुपये के भाव पर, और अब ये जानना चाह रही हैं कि मुझे यहाँ पर किस भाव पर निकलना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए, इसको लेकर के ये इनका प्रश्न है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि आता हुआ दिखाई दिया है। लोगों ने अच्छे मुनाफे भी कमाए हैं। इनकी खरीद जो है वो उनकी खरीद से अगर हम देखें तो उसके आसपास ही अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नज़रिया इन्होंने हमें बताया नहीं है कि कितना लंबा नज़रिया है इनका। ओवरऑल इस सेक्टर को आप कैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? क्योंकि पिछले एक महीने में भी ये शेयर 20-21% इतने उतार चढ़ाव के माहौल में भी इस शेयर ने दिए हैं रिटर्न। पिछले 6 महीने में 72% का रिटर्न दिया है। अभी क्या रणनीति होनी चाहिए सर? इनको भी राधे राधे हमारे तरफ से विपुल जी। और देखिए, एक बात है कि भारत एक उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा देश बनने वाला है, और यही सरकार ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात सामने रखी है। हमारे यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, बंदरगाह जिसे कहते हैं हम, उसकी संख्या, हवाई अड्डे और बंदरगाह, ये दोनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने प्रयास भी किया है और हमने वास्तविकता में ये जमीनी स्तर पर होते हुए भी दिखा है। इसके कारण ये होगा कि जो भी शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी हो या फिर जो कंपनी पोर्ट लॉजिस्टिक्स, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं 10 फुट 20 फुट के, उनको जो समुद्री जहाज में लाते हैं, उनका कामकाज करते हैं, उसे हम पोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी कहते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र को फायदा होगा। अब प्रश्न ये है कि इनका निवेश शिपिंग कॉर्पोरेशन में है, जहां पर हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं दूंगा। और ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है इस शेयर के दाम में अगर आप देखें तो। लेकिन इसके प्रतिस्पर्धा में अगर लॉजिस्टिक कंटेनर में कामकाज करने वाली कंपनियों पर ध्यान देना है तो इसी भाव के आसपास मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इसका आईपीओ मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले आया था। 130 के आसपास आईपीओ था। मौजूदा स्तर करीबन 250 के आसपास होगा। मेरी नजर नहीं पड़ी है मौजूदा स्तर क्या है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, लेकिन अगर ये यहां पर परिवर्तन करते हैं तो शायद इनको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। ठीक, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बेहतर विकल्प है। अगर आप चाहें तो इस पर स्विच कर सकते हैं। ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल के आती हुई। अनुराग पी वालिया जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं मेरे पास एनएचपीसी के 250 शेयर हैं और ये इन्होंने 91.65 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं। सर इधर आप 2-3 हफ्ते नहीं आए, लेकिन इधर एनएचपीसी और पावर सेक्टर को लेके इतने सवाल, ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने पैसे सिर्फ पावर में ही लगा दिए हैं। पीएसयू कंपनियों के अंदर इरडा हो, एनएचपीसी हो, आरईसी हो, एनटीपीसी हो, इसको लेकर के काफ़ी सवाल आए हैं और डेली कम से कम 10-12 सवाल एनएचपीसी पे आ रहे हैं। अभी कुछ दिन से ये एक दायरे में फंसा हुआ है। हमने देखा जब पीएसयू शेयरों में गिरावट आई थी तो 78 तक गया था, फिर से एक रेंज में कामकाज कर रहा है। कब तक आपको लगता है, अगर आपकी कंपनी, अगर आप ट्रैक करते हो इसको, तो एनएचपीसी को लेकर अभी व्यू क्या है? क्या भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? तो विपुल जी, एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसी बहुत सारी अन्य सरकारी कंपनियां थी जो एक लंबे दशक तक 30 और 40 रुपए के आसपास जूझती रही। और वास्तविकता ये भी है, शायद आपको भी जानकारी होगी विपुल जी, कि आईपीओ के बाद लंबा समय बीत गया और आईपीओ के भाव के नीचे कामकाज कर रही थी कंपनी। बिल्कुल। फिर ये कंपनी चलना शुरू हुई। सरकार ने जो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के नीतियों में बदलाव की बातें की, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ने की बात की, वगैरह वगैरह, और हमने देखा कि ये स्टॉक 30-40 वाला 90-100 के पार चले गए थे। तो मैं आपके दर्शकों को एक नम्र विनती ये करूंगा कि निवेश करने से पहले
ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करीब का इतिहास भी देख ले कि भाई स्टॉक का क्या दाम था और क्या दाम पर चल रहा है, और फिर उसके सामने आप अपने जोखिम झेलने की क्षमता भी तुलना कर लीजिए। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एनएचपीसी और एसजेवीएन पर कवरेज नहीं है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी हमें अच्छी लगती है विपुल जी, जहां पर टाटा पावर, एनटीपीसी और सीईएससी जैसी कंपनियां शामिल है। और ये सब कंपनियां तुलना के हिसाब से, नतीजों के आधार पर वगैरह जो भी है, हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो टाटा पावर, सीएससी और तीसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? टाटा पावर, सीएससी और एनटीपीसी। एनटीपीसी, ठीक है। तो ये पावर क्षेत्र के अंदर जो है ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जो कि गौरांग जी को पसंद आ रही हैं। वहाँ पर जो है और भी अधिक बढ़त की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और ये नीलेश अघाड़ा जी ने सवाल भेजा है हमें। इसके अलावा हमारे पास गोस्वामी इंटरटेनमेंट जी का सवाल आया है। इस नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, रंजन गोस्वामी। अच्छा, रंजन गोस्वामी इनका नाम है, ये बिहार से हैं। कह रहे हैं विपुल सर और गौरांग सर को मेरी राम राम। आपको भी राम राम सर। कह रहे हैं मेरे पास बायोकॉन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ये करीब 300 की इनकी खरीद जो है वो देखने को मिल रही है। जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बायोकॉन के शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भाव अभी देखने को मिल रहा है, आज 5.5% ऊपर है, 307 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी बीच में खबरें रही थी, कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक। अभी सर इनकी खरीद के आसपास ही चल रहा है। अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी राय जानना चाहेंगे। ओवरऑल इस क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या राय है बायोकॉन पे? इनको भी हमारा राम राम और जय जय श्री राम हमारे तरफ से। तो विपुल जी, ये हमारी एक दुखती नस है बायोकॉन। आपने देखा होगा, आपको शायद याद होगा कि जब महामारी हुई थी तब फार्मा क्षेत्र ने किस प्रकार का रुझान दिया था। बिल्कुल। कमोबन सभी कंपनियां शानदार रुझान देकर के बहुत बेहतरीन रिटर्न निवेशकों को देती गई, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो ऊपरी स्तर से नीचे आई और वहां पर जूझ रही है। लेकिन हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। अच्छी बात है कि 300 के आसपास इनका निवेश है। ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि हमारे लक्ष्यांक जो है वो 345 350 के आसपास है। उस स्तर पर आए तो बिना झिझक किए आप अपना मुनाफा वसूल करके निकल जाए, फिलहाल बने रहे और उस स्तर का इंतजार। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो यहाँ पर गौरांग जी का मानना है 345 350 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कल यहाँ पर 340 के टारगेट दिए गए हैं और भी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की कवरेज है। तो ये राय अभी भी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप 345 350 तक के लक्ष्य के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है रणवीर सिंह जी का आया है और रणवीर सिंह के साथ साथ वंश अग्रवाल जी का भी एक अलग प्रश्न है। तो दोनों के प्रश्न एक एक करके लेते हैं और पहले वंश जी का प्रश्न ले लेते हैं। वंश जी कह रहे हैं कि नाल्को के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। नाल्को के साथ साथ सर पूरे मेटल पैक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जो स्थिति देखने को मिली, लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया, फिर अब यूएस में और चाइना में थोड़ी बहुत डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है और उसके चलते जो चमक पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, ख़ास तौर से जब कॉपर कंपनियों में तेज़ी देखने को, कॉपर के प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिली तो हिंदुस्तान कॉपर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी इनका सवाल तो एल्यूमिनियम को लेकर के है। स्टील में भी हमने देखा कि रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मेटल पैक को लेकर के ओवरऑल आपका व्यू क्या है और क्या ये रैली जो आई है हाल फिलहाल में वो सस्टेनेबल कितनी लग रही है? और इन्होंने नाल्को के शेयर ले रखे हैं 132 के भाव पर। देखिए, दिक्कत यह है क्योंकि हमारी खरीद की राय नाल्को पर करीबन 70 रुपए के आसपास थी, 60 या 70 रुपए के आसपास, और हमारे लक्ष्य करीबन 120 125 के थे और इनका निवेश हमारा जो लक्ष्य था उसके ऊपर का है। तो पहले कवरेज थी, लक्ष्यांक आने के बाद हमने शायद मुनाफा वसूली की राय दी थी और अब वो कवरेज को निकाल दी है। लेकिन धातु क्षेत्र की जो बातें आपने सामने रखी है विपुल जी, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अमेरिका चाइना से खबरें आती है, उसका असर पड़ता है और मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर सकारात्मक खबरें आए ताकि ये धातु क्षेत्र टिका रहे। लेकिन अक्सर चाइना से जो खबर आती है उसको हमें एक चुटकी भर नमक नहीं लेकिन मुट्ठी भर नमक को लेकर के हमें उसका विभाजन करना है और समझना है। तो घरेलू खपत जो है उसमें आपको बढ़ोतरी आके हुई दिखेगी। निर्माण कार्य, भारत निर्माण जिस तरीके से जोर शोर से आगे बढ़ेगा, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कामकाज कर रहा है, निजी कंपनियां अपनी विस्तार योजनाएं करेगी, इस सब में आपको लोहा यानी कि फेरस, नॉन फेरस और सीमेंट की खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल, फिलहाल ये 4 कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। ठीक, तो ये 4 कंपनियों पे आप नज़र रखिए, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब पे आपको नज़र रखनी है। और इस बीच हमारे साथ सुनील जी हैं और ये हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन से। सुनील जी को नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं और बताइए कैसे लग रहे हैं आपको मनी 9 के कार्यक्रम? एकदम बहुत मजा आ रहा है सर स्टॉक मार्केट में। चलिए सर मेरा अच्छी। एक सवाल था। हाँ हाँ पूछिए। सर टाटा एल्क्सी अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लगभग 5 साल के लिए? 5 साल के लिए टाटा एलेक्सी, कोई खास वजह टाटा एलेक्सी को चुनने की? अभी सर काफी डाउन चला गया है वो, और आज उठा है सर थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए गौरांग जी की राय लेते हैं इस पर कि वो इस पर सलाह दे रहे हैं कि नहीं। 5 साल के लिए आप निवेशित होना चाह रहे हैं टाटा एलेक्सी के अंदर। सर टाटा समूह की इस कंपनी को आप कैसे देख रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में जाना सही रहेगा या कोई दूसरा विकल्प चुनना सही रहेगा? पिछले एक महीने में करीब 7% के आसपास का करेक्शन रहा है, पिछले 6 महीने में 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है, पूरे साल भर में महज 13% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, जबकि बाकी जो है बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी खासी रैली हमने देखी है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? तो इनको और सभी को पहले तो जय श्री महाकाल जी की। और देखिए, ये इनकी जो सोच है ना, उसकी मैं तारीफ करूंगा विपुल भाई। और ये इसके लिए क्योंकि इनकी सोच को देख करके बाकी जो दर्शक मित्र हैं हमारे चैनल के, वो एक उदाहरण ले। लोग घबराते हैं जब स्टॉक गिरता है खरीदने के लिए, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के गिरते हुए भाव में निवेश करते हैं तो आप अपना मुनाफा का मार्जिन जो है ना वो बढ़ा देते हैं। अब नतीजे कमजोर आए, उसके कारण ये पिटा। इसके साथ साथ तीसरी तिमाही में भी अगर आप देखें तो नतीजे इतना उत्साहजनक नहीं थे। लेकिन जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये छोटी मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनी है टाटा एलेक्सी, काफी लंबे समय से हमारी यहाँ पर निवेश की राय है। और कभी कभी ये होता है ना विपुल जी कि आप 6 महीना 1 साल का अगर आप उसका रुझान देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट चित्र दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप वही चीज अगर साल 2 साल 3 साल 2 या 3 साल का देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में कितना दम है और किस प्रकार से वो कामकाज करती है। तो हमारी बिल्कुल निष्पक्ष निवेश की राय है टाटा एलेक्सी पर। जो भी पूंजी आपको 5 साल का समय सीमा है इनका निवेश का, वो भी काफी बेहतर है। तो जो भी पूंजी आपको लगानी है टाटा एलेक्सी में, वो मैं इस स्तर पर 50-60% आप लगा दीजिए। और क्योंकि बाजार में मैं थोड़ी बहुत गिरावट की उम्मीद करता हूं, तो उस गिरावट का फायदा लेकर के, उसको मौका देख करके आप अपना बाकी का निवेश और जोड़े। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच अगले दर्शक जो सोनल पाटिल जी हैं, यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपना प्रश्न पूछा है और कह रही है नमस्ते सर। नमस्ते आपको भी सोनल जी। कह रही है मेरे पास RVNL के 100 शेयर हैं 256 के भाव पे, एक तो पावर, एक रक्षा क्षेत्र और तीसरा ये रेलवे। मतलब पिछले 4-5-6 महीने से सबसे ज़्यादा प्रश्न सर इन्हीं के इर्द गिर्द रहे हैं और लोगों ने पैसे बनाए भी हैं, लोगों ने बहुत ऊपर के लेवल पे भी लिए हुए हैं, बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक किया, बहुत लोगों ने ऊपरी स्तरों पर भी प्रॉफिट नहीं बुक किया और नीचे आने पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। अभी सर ये रेलवे को लेकर के क्या व्यू है आपका निकल करके आ रहा है? और ख़ास तौर से चूँकि चुनाव काफ़ी हद तक इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा और जो विस्तार योजनाएं हैं वो काफ़ी हद तक चल रही है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हर रोज़ कंपनी के ऊपर खबरें आ रही हैं ऑर्डर मिलने की, और सभी कंपनियों के ऊपर आ रही हैं इनफैक्ट, खाली इस पर ही नहीं। ओवरऑल रेलवे को लेकर के भविष्य आपको क्या लग रहा है? काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, 291-292 के आसपास चल रहा है, ये भी प्रॉफिट में है 30-40 रुपये पर शेयर के। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, ये क्षेत्र मेरे ख्याल से जो भी 3 नाम लिया आपने, उस पर हमारा जो नजरिया है, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र और रेलवे क्षेत्र, ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है जो हमें सुननी है। ये कहानी है 5-10 साल की, क्योंकि बहुत सारा काम अभी सरकार को करना है इन तीनों क्षेत्रों में जो कंपनियां जुड़ी हुई है, चाहे वो फिर सरकारी कंपनी हो विपुल जी या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी। ऑर्डर की निरंतर गति आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर कामकाज करते हुए अपनी जो आमदनी है उसमें सुधार होगा, शुद्ध मुनाफे में सुधार होगा। और एक बात कहना चाहूंगा, हमारे देश में जो माल सामान का आवागमन होता है ना विपुल जी, वो रोड से ज्यादा होता है, करीबन 80%। और इसका कारण ये है कि हमारी जो भारतीय रेल है ना, उसमें एक बड़ी कमी है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसका निवारण सरकार और रेल मंत्रालय कर रही है। और उसी के कारण इतना बड़ा फैला हुआ विस्तार क्षमता योजना जो है वो भारतीय रेल कर रही है। आने वाला समय होगा कि हमारी निर्भरता जो अभी रास्तों पर है, हाईवेज एक्सप्रेस पर है, वहां से हट करके रेलवे पर आ जाएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। तो रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी और परिस्थिति दुरुस्त हो जाएगी, वित्तीय परिस्थिति दुरुस्त हो जाएगी। देखिए, और बाजार आपको मुनाफा देता है,
अगर आप वो नहीं लेते तो आप फिर दोष बाजार को नहीं दे सकते। आपको लालच की भी आपकी सीमा रखनी चाहिए। आप बैंक एफडी में अगर पैसा डालते हो तो आपको 7 सवा 7% मिलता है। टैक्स और महंगाई दर काट करके आपको शायद ½ % मिलता होगा। और जब शेयर बाजार में आपको 15-20% मुनाफा मिलता है, तो भी आप में लालच आती है कि नहीं, मेरे को 2-3-4% और मिल जाए, और उस परिस्थिति में जो मिल रहा है वो भी गवा बैठते हो आप। तो मेहरबानी करके इस सोच को दुरुस्त कीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कंपनी अच्छी है, बहुत सक्षम और मजबूत है। कवरेज न होने के कारण मैं आपके चैनल पर सीधे सीधे राय नहीं दे सकता इसमें। कोई बात नहीं सर। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई समीक्षा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समीक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते समीक्षा जी, कहाँ से बोल रही हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं काफी लंबे टाइम से आपका ये प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ सर। थैंक यू इससे मैम। पहले भी मैं आपसे सलाह ले चुकी हूँ और उसका फायदा भी मैंने उठाया। शुक्रिया। सर आज एक और सवाल है मेरा। हाँ बताइए मैम। इंडिया बुल रियल एस्टेट में सर मैंने 1080 शेयर लिए में मैंने जी। 132 के भाव मैंने लिए थे सर ये। और अच्छा। मैं 1 मंथ और 2 मंथ तक के लिए शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड रख रही हूँ उसको सर। तो अच्छा। अगला टारगेट क्या रहेगा सर इसके लिए? चलिए, खैर मैम, पहले तो ये बता दें कि गौरांग जी आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, और गौरांग सर का ये मानना है कि 1-2 महीने या 10-15 दिन के लिए पैसे नहीं लगाने चाहिए बाज़ार के अंदर। लेकिन फिर भी इस सेक्टर के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर हम एक राय लेना चाहेंगे गौरांग सर से, क्योंकि अभी उन्होंने रियल्टी सेक्टर का जिक्र किया था। और आपने, ये अच्छी बात है कि आप इस समय 4-5 रुपये आपको मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने में करीब 20% के आसपास की रैली इस शेयर के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, और 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो आपने थोड़ा ऊपर तो ख़रीदा है मैम, तो अब कितना ऊपर और जा सकता है ये थोड़ा कहना थोड़ा मुश्किल होगा 1 महीने 1.5 महीने में, क्योंकि बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से तो आपको कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपनी सुविधानुसार काम करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इस सेक्टर पर व्यू गौरांग सर का ले लेते हैं। गौरांग सर, क्या सलाह रहेगी? पिछले 6 महीने में शेयर 92-93% का रिटर्न दे चुका है। अगर इस क्षेत्र पे, इस शेयर पे कवर ना भी हो तो भी रियल्टी को लेकर के क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, पहले तो मैं समीक्षा जी को और बाकी आपके अन्य दर्शकों को एक चीज स्पष्ट रूप में बताऊंगा। ये जो 1-2 महीने का काम होगा ना बाजार में, उसमें आप वहां पर बहुत उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। इसका आप ध्यान रखें और अपनी जोखिम झेलने की क्षमता पर ध्यान रखें। इनका जो सवाल था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर, तो हमारी कवरेज थी बिल्कुल भाई एक समय पर, काफी सालों पहले। लेकिन कंपनी में जो खबरें आने लगी और जो गड़बड़ी हुई, उसको देखते हुए हमने हमारी कवरेज निकाल दी है। ये अच्छी बात है कि आप जो बता रहे हैं इनको 4 या 5 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो समीक्षा जी, अगर मेरे राय में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी बुनियादी तर्क के आधार पर बहुत मजबूत कंपनी है, इसी वजह से हमने हमारी कवरेज हटा दी थी। अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर में ही निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, मैं छोटी अवधि की तो राय दूंगा भी नहीं, और मैं सक्षम भी नहीं हूं छोटी अवधि के लिए राय देने के लिए, तो एक कंपनी फिलहाल हमारी कवरेज है, वो प्रेस्टीज एस्टेट्स। ये दक्षिण भारत स्थापित, बैंगलोर स्थापित ये कंपनी है, और बहुत बेहतरीन कामकाज कर रही है, और इन्होंने अपने नक्शे कदम बंबई जैसे शहर में भी रियल एस्टेट सेक्टर में रखे हैं। लेकिन आप अपना निवेश का पूरा ध्यान रखिए, और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो जो भी मिल रहा है उसको समेट करके प्रेस्टीज एस्टेट्स में आप परिवर्तन कर सकते हैं, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए आपको प्रेस्टीज स्टेट में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना स्विच कर सकती हैं। बाकी निर्णय आप अपने विवेक के आधार पर, अपने वित्तीय सलाहकार के आधार पर आप ले सकती हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से फिर चुन चुन के क्या सेगमेंट पे जाते हैं, और उसके बाद गौरांग जी के पास भी समय की थोड़ा अभाव है। सर, प्रदोष मित्रा जी कह रहे हैं, राम राम विपुल सर, राम राम गौरांग सर। मैंने एनएमडीसी के 300 शेयर ले रखे हैं, 225 के भाव पर लिया हुआ है। 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूं, वेट कर सकता हूं। प्रॉफिट बुक कहां पर होना चाहिए, या फिर थोड़ा ऐड कर लूं, और ऐड करूं तो किस लेवल पर? तो काफ़ी डिटेल में इन्होंने अपना प्रश्न हमें भेजा है, और इसी क्षेत्र के से जुड़ी हुई कंपनियों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एनएमडीसी के ऊपर क्या सलाह रहेगी सर? अभी हम देखें 256-257 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनको 225 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो इनको 25 से 30 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। नज़रिया 6 महीने से 1 साल का है, और भी ऐड करना चाहते हैं, क्या मौजूदा भाव पे ऐड कर सकते हैं? इनको भी राम राम, जय जय श्री राम हमारे तरफ से भाई। तो धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मैंने पहले बताया, हमारी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और जेएसपीएल जैसी कंपनियों में खरीदारी की राय है। एनएमडीसी पर क्षमा चाहूंगा विपुल भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है हमारी कवरेज है कि नहीं, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुनाफा समेट करके अगर परिवर्तन करना है 6 महीने के लिए नहीं, लेकिन साल भर के लिए, तो मेरे ख्याल से 2 नाम
इसी धातु क्षेत्र में जो शायद आपको प्राथमिकता देनी चाहिए वो है टाटा स्टील और हिंडाल्को। माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा विपुल भाई, कवरेज नहीं है, याद नहीं है मुझे, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा।